1965 में एक फ़िल्म आई थी, मेरे सनम। गाना था जाइए आप कहाँ जाएँगे। 2024 में फिर एक फ़िल्म आई ल और बोल वही हैं, जाइए आप कहाँ जाएँगे। लेकिन कहानी 360 डिग्री बदल गई। ये कहानी आपको हँसाती नहीं है, आपको रोमांटिक एहसास नहीं दिलाती। ये कहानी आपको आज की हकीकत से, आज की भी हकीकत से वाकिफ़ कराती है। करण हमारे साथ हैं, हमारे साथ फ़िल्म के डायरेक्टर निखिल हैं और हमारे साथ द लेजेंडरी एक्टर संजय मिश्रा सर। हाँ, अरे और नहीं बिल्कुल। और ये सबसे पहले मैं निखिल से शुरू करना चाहता हूँ। निखिल, ये कहानी कहाँ से पनपी? ये मुझे समझाइए, ये जाइए आप कहाँ जाएँगे क्या है? कहाँ से पनपी? सबसे पहली बात कि ये जीवन के संघर्ष से पनपी, जीवन के उस अनुभवों से पनपी। ये कहानी ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बालकनी में बैठकर चुस्की लेते हुए कहानी लिखी है। ये जो अनुभव किया अपने जीवन से, जो देखा, उससे ही ये कहानी लिखी है। हर एक पात्र इसका कहीं न कहीं मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं मेरे अनुभवों से जुड़ा हुआ है और उसी से पनपी है ये कहानी। और हाँ, डेफ़िनेटली ये कहानी फ़िल्म के रूप में आई है कि आप कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसको कविताओं में, शायरी में, कहानियों में, है ना, ढालते हैं, एक रूप देते हैं। तो जो हमने महसूस किया उसको हमने फ़िल्म का रूप दिया, क्योंकि हम वही जानते हैं सिर्फ़ करना, जीवन में फ़िल्म ही बनाना और कुछ नहीं। जीवन में फ़िल्म बनाना चाहते हैं, जानते हैं, लेकिन एक ऐसी फ़िल्म जहाँ अ, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये फ़िल्म टॉयलेट, हम कहते हैं कि हमने घर-घर में टॉयलेट बनवा दिए हैं। हम कहते हैं हम पूरे देश भर में घर के बच्चे, औरतें, लोग बाहर ना जाएँ, घरों में टॉयलेट करें। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो क्या उनके लिए रास्ते में जब आप पैर सिकोड़ कर बैठे होते हैं और खोज रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे औरतें, उनके लिए ये फ़िल्म एक बहुत, बहुत ज़रूरी मैसेज देती है। करण हमारे इस फ़िल्म में एक रिक्शा पुलर के कैरेक्टर में है। जी। इस आदमी को देखिए और आप कहीं से सोचिए सकते हैं कि ये रिक्शा पुलर क कैसे तैयारी की, यूपी की लैंग्वेज का क्या है ये? देखिए, यूपी की लैंग्वेज का तो दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं प्रयागराज, इलाहाबाद का ही हाँ। रहने वाला हूँ, तो भाषाई प्रॉब्लम तो मुझे नहीं थी। हाँ, लेकिन रिक्शे वालों को हमने बचपन से हमारे शहर में रिक्शा चलाते देखा है उनको, लेकिन उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, रिक्शा वाले सोचते कैसे हैं वो, उनका खाना-पीना ये सब हमें नहीं पता। तो उसकी तैयारी के लिए मैंने एक प्रोसेस अपनाया था। मैं फ़िल्म सिटी रोड पर मैंने रिक्शा प्रोडक्शन को बोला, उन्होंने रिक्शा अरेंज किया। मैं अल्टरनेट डे सुबह 6 बजे जाके उस रोड पर रिक्शा चलाया करता था, क्योंकि रिक्शा चलाना एक आर्ट है और इस फ़िल्म में मैंने बहुत ज़्यादा रिक्शा चलाया है और रिक्शा एक भागता है एक साइड में। मतलब अगर आपको अगर चलाना नहीं आता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क और हमें तो उसमें हम फ़िल्म देखेंगे तो पता लगेगा, मैंने बड़ी स्पीड में रिक्शा चलाया है, कटिंग करी है, घुमाया है, काफ़ी कुछ मतलब रिक्शा के जितने स्टंट हो सकते थे, वो सारे कुछ हमें करने तो पड़े। अर्जेंट कॉल पे तो ये करना ही पड़ता है। हाँ, हाँ। तो ये सारे कुछ किए, गलियों में चलाना, वो करना और हाँ। वो रिक्शा आगे पहिया पतला होता है और बहुत डिसबैलेंस होता है। हाँ। तो उसकी मास्टरी करने के लिए, क्योंकि मैं रिक्शा वाला हूँ, तो मुझे मास्टर होना चाहिए। तो मैंने रिक्शे में बाकायदा मास्टरी करी। उसके बाद उस कैरेक्टर की तैयारी के लिए मैं रिक्शे वालों से मिला। मैं आपको बड़े कमाल की बात बताऊँ कि मैं फ़िल्म सिटी रोड पर ना वो चढ़ाई है, जब सीख रहा था मैं, तो कई बार ऐसा हुआ कि चूँकि मुझे पता था कि शूटिंग करनी है और पूरे दिन रिक्शा चलाना, तो मेरी फ़िज़िकल एबिलिटी भी चाहिए कि मैं पूरे दिन रिक्शे को चला सकूँ, वो स्ट्रेंथ मेरे अंदर हो। तो मैं वहाँ पर पैसेंजरों को, वो लड़के बच्चे जो खेलते रहते थे, उनको बिठा लेता था और चला रहा हूँ, तेज़ चला रहा हूँ, कोई गाड़ी आ गई तो अब मुझे ब्रेक मारना पड़ता था। अब उसके बाद चढ़ाई तो फिर खींच रहा, तो मेरे मुँह से गाली निकल गई 1-2 बार। तो मेरे अंदर ये क्या आया कि क्या रिक्शे वाले भी ये फ़ील करते होंगे? तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप एक रिदम में चला रहे होते हो, अचानक कोई हम जैसा कोई आदमी कार लेके आपके सामने आ गया, आपको तो बोले इतनी गंदी-गंदी गाली हमारे मुँह से निकलती है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन दे नहीं पाते क्योंकि मार पड़ेगी, गरीब आदमी है। तो इस तरह से उन कैरेक्टर्स को तैयारी करने के लिए मैं उनके घर वालों से मिला, उनकी बीवी बच्चों से मिला, वो किस तरह खाते हैं, किस तरह बैठते हैं। हमारे डायरेक्टर साहब ने अपने हमें
अपनी एक ढंग से उसके डायलॉग डिलीवरी की तैयारी करवाई। प्लस ये रिक्शा वाला होने के साथ साथ साधु भी, 14 साल साधु भी रहा है, तो इसके अंदर एक क्लीननेस, एक हाइजीननेस वो भी चाहिए होता था, कि वो वैसा रिक्शा वाला नहीं था कि सिर्फ रिक्शा चलाता है, वो साधु भी था। तो वो एक उस कैरेक्टर की तैयारी भी इसके साथ मुझे करनी थी। तो हमारे डायरेक्टर ने हमारी बहुत हेल्प करी उसकी डायलॉग डिलीवरी के लेके, चीज़ों को लेकर। तो इस तरह से था। और कुछ एक डिफरेंट मैंने किया। मैं जाके लखनऊ में मैं मुंह पे कपड़ा 4 दिन पहले चला गया था शूटिंग के। मैंने बोला कि मैं इनसे ये बहाना किया था कि मुझे उन गलियों में रिक्शा चलाना है जहाँ मुझे चलाना है, करना मुझे कुछ और था। तो मैं मुंह पे कपड़ा बांधा, कपड़े पहने, और मैं रिक्शा लेके निकल गया, और मैं सवारियां बैठा के 148 रुपए कमाए। एक आदमी ने, एक पैसेंजर था, उसको चूंकि ऐसे था मेरी आंखें बड़ी हैं, रिक्शे वाली आंखें नहीं है, तो उसने बोला तुम रिक्शे वाले लगते नहीं, तो लगता है तुम्हारा वक्त बहुत खराब है। तो उसने 20 की जगह मुझे 40 रुपए दिए थे। तो इस तरह 148 रुपए हैं मेरे पास जो मैंने रिक्शा चला के कमाया। तो इस तरह से एक प्रिपरेशन करी मैंने। प्लस 6 मंथ मैंने लोगों से बहुत कम बात करना, मिलना जुलना, सिर्फ डायरेक्टर के पास ऑफिस जो हमारा था वहाँ आता था, इनके साथ डायलॉग की रीडिंग करता था, और मैं घर चला जाता था और अकेले रहता था, इंटरनल प्रोसेस करता था। तो इस तरह से मैंने तैयारी। संजय सर, ये बताइए, इस तरीके की फिल्म के साथ जुड़ना, आपका इस तरीके की फिल्म के साथ जुड़ना अब इस दौर में इस तरीके के सब्जेक्ट्स को क्रेडिबिलिटी देता है, उसकी रीच बढ़ाता है। तो जब निखिल आपके पास ये कहानी लेकर आए, आपने क्या सोचा इस कहानी को यस करने के लिए? कुछ काम आपके ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए होते हैं। बिल्कुल। कुछ काम ऐसे होते हैं जब आपके बच्चे बड़े हों, कहें हाँ यार मेरे पापा ने एक ये फिल्म है टर्टल, अच्छा ये किया मेरे फादर ने, मतलब कहना क्या चाह रही है फिल्म, पानी की समस्या। एक फिल्म है कड़वी हवा, मेरे फादर ने कड़वी हवा में भी काम किया, कहना क्या चाह रही है फिल्म, पॉल्यूशन। एक फिल्म है जाइए आप कहाँ जाएंगे, अरे मेरे फादर ने उस समय ये फिल्म की थी। कुछ काम आपको सोसाइटी के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए करना होता है, और कुछ काम तो बोलेगा तो शराब मरबे करेगा, शौक करेगा, वो सब तो वो उस समय के लिए, हंसी के लिए करना होता है। तो ये ऐसे काम मैं खोज के निकालता हूँ कि ऐसा कुछ काम आए जिससे मैं आगे अपने कि क्या किया आपने बोल दो, देश के लिए क्या किया। देश के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम अपने काम से बता सकते हैं कि देश को ऐसा कुछ वो करना चाहिए। 1995 से, दरअसल 1991 से, जब से आप इंडस्ट्री से बाहर निकले, तब उसके बाद लगातार कैरेक्टर आर्टिस्ट, और इस समय ये एक दौर है, भूल भुलैया अभी भी थिएटर में चल रही है, बड़का पंडित लोग देख रहे हैं। हाँ। अब और हम दूसरी तरफ वध देख रहे हैं, हम दूसरी तरफ कड़वी हवा देख रहे हैं, हम दूसरी तरफ जाइए आप कहाँ जाएंगे देख रहे हैं। हम देख रहे हैं ये वो दौर जहाँ जो एक्टर है, स्टार नहीं, जो एक्टर है उसकी कदर करना हम सीख गए हैं जी। ये जनरेशन उसकी कदर करना सीख रही है। आप कंटेंट की कदर करना सीख रहे हैं, और कंटेंट जब भी हावी होगा, कैरेक्टर एक्टर सब निकलेंगे। मुझे एक ये शब्द बड़ा अजीब लगता है, ये कैरेक्टर एक्टर। कोई भी दुनिया का एक एक्टर बता दीजिए जो सिर्फ एक्टर ही एक्टर है, उसका कोई कैरेक्टर नहीं। कोई भी दुनिया में का कोई भी एक्टर जो कैरेक्टर ना करे, हाँ ये कैरेक्टर एक्टर है। भाई साहब, आप घर में पुलिस वाले थोड़ी बने होते हो जो आप बिल्कुल आप ये हो और ये कैरेक्टर कर रहे हो। ये तो हमने एक शब्द दे दिया है कैरेक्टर एक्टर, ऐसी कोई चीज नहीं होती कैरेक्टर एक्टर। और मेरे साथ एक थोड़ा अच्छा रहा है कि जो जॉनी भाई के साथ नहीं हो पाया, कि आपको दोनों तरह की फिल्में, और मुझे मजा आता है। मुझे कई लोग कहते हैं सर ये क्यों करते हैं आप ये भूल भुलैया, सर आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इससे ऊपर हैं। क्या नहीं बे, वो मेरी ऑडियंस है, वो मेरी एक ऑडियंस है, मैं उसको कैसे छोड़ दूं कि एक यार एक पन था वो छोड़ दिया क्योंकि अब ये वैसी फिल्में करते हैं। और मैं क्यों, वो लोग कहते क्या रखा है इसमें, कौन देखता है तुम लोग का फिल्म कड़वी हवा पर, अभी भी लोग बोलते हैं, लोग बोलते ही हैं।
कि कहाँ यहाँ आओ, यहाँ देखो सब, तो तुम कंचा खेल रहे हो। तो वो अलग है। लेकिन एक अच्छी चीज है अभी के जमाने में कि आप देखिए ना, 2 OTT के सीरीज कर लिए, वाह यार क्या एक्टर है। शत्रुघ्न सिन्हा को पापड़ बेलना पड़ा होगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एक ही था सिर्फ सिनेमा। गेट पे चौकीदार ने मना दिया, क्या कर रहे करण, चलो बाहर चलो यार, नहीं है वो। अरे भैया एक बार देवानंद से मिला दो यार। पहले तो चौकीदार से ही स्ट्रगल होता है, फिर उसके बाद वो मिले तो असिस्टेंट से स्ट्रगल हुआ, कितना मुश्किल होता होगा। आज आपके पास दिखाने के लिए, मैंने किसी इंटरव्यू में कहा था, साबुन बेचते हैं सर हम लोग, और साबुन बेचने के लिए आपको वॉश बेसिन चाहिए, जो खरीद रहा है कि आप धो के तो देखिए, उनका मूड चाहिए, अरे धो लेंगे हम, रख दो। वैसे घड़ी दिखा के आप बेच सकते हैं, ये देखिए सॉलिड। लेकिन साबुन के लिए आपको, तो बहुत मुश्किल था। आज बहुत जमाना आसान हो गया है हम एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए। अब देखिए ना, ऐसी फिल्म बनी, अगर आप 72 में ऐसी फिल्म को लेके किसी प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते कि हमारा अपना टॉयलेट बिक जाएगा भाई, आप मत बनाइए ऐसी पिक्चर। लेकिन आज एक सोचने वाले को, करने वाले को एक जगह मिल रही। दूरदर्शन हमारे खून में, हम सबके खून में है दूरदर्शन। और अब OTT आ रहा है तो हमारी सांसें बन जाएंगी दूरदर्शन की OTT। बिल्कुल। हाँ, और साल भर के लिए फ्री भी है भाई साहब। साल भर के लिए फ्री है, इफी आए हैं। और ये OTT सेगमेंट की पहली फिल्म है जो स्क्रीन हो रही है। और अभी कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, अभी अपने वो पुरानी ही चीजों को ला रहे हैं ताकि घर तक पहुंच जाए। उसके बाद जो चार्ज लेंगे उतना तो हक है, तो अच्छी बात है। तो समय बहुत ज्यादा लेता नहीं। DD के वेव OTT पे, मैं कहाँ बता रहा हूँ, संजय भैया आप लोग बताइए। क्या बता रहे कि कहाँ आ रहा है, क्यों आप बोले ना कहाँ आ रहा है। OTT है कोई, कौन सा वाला है? DD का वेव। हाँ वेव OTT। हाँ बोलना कितना अच्छा, मंथली कितना देना? कुछ नहीं, जीरो है, हाँ, मुफ्त में समय देना है, समय देना पैसा है। तो जाइए, कहाँ जाएंगे, वहीं जाना। जी जी हाँ, थैंक यू। वाह। थैंक यू।